कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछे। So hello everyone, I welcome you all once again in a new video. So from a long time I am not able to make a video because of my work schedule. I don't get time because there is a shortage of time. And जब ये आपका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आया उस दिन भी काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं उस दिन सेम टाइम पर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। सो उसके बाद कमेंट बॉक्स में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की रिगार्डिंग गाइडेंस। सो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, बट इन दिस वीडियो आई ट्राई टू गिव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ राजस्थान राउंड अलॉटमेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान राउंड का जो अलॉटमेंट है वो कैसे वर्क करता है और आप उसमें से कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं, उसके इनसाइड के जो अपवर्ड मूवमेंट राउंड्स हैं उनमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंप्लीट रिपोर्टिंग के जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो एज़ यू आर अवेयर, आप सभी अवेयर हैं, आपने सीट अलॉटमेंट देख लिया होगा। सो राजस्थान राउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होनी थी, तो सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो राजस्थान राउंड के अंदर ही होती हैं और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होता है। अगर फिर भी इस राउंड के अंदर स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो उसका रीज़न क्या है और वैसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं ट्राई करूँगा कि सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएँ। और फिर एक डाउट का वीडियो मैं अलग से बना दूँगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स मैं अलग से कवर करने वाला हूँ। वही मैंने आपको बताया कि टाइम की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए टाइमली कई बार चीज़ें नहीं आ पाती हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ, आपके कमेंट्स आते हैं तो जल्दी से जल्दी आपके लिए आपकी क्वेरीज़ के रिगार्डिंग, आपकी हेल्प के रिगार्डिंग वीडियोस बना दूँ। और वैसे मैं हर क्वेरी को भी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ और हर क्वेरी को, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आंसर देने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें भी अगर 8-10 क्वेरी भी आई हैं तो उसके अंदर भी मेरे को 1 आवर एंड 1.5 आवर लग जाता है क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करने में भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान राउंड अलॉटमेंट का। जैसे कि शेड्यूल आपको पता ही है, अभी जो राउंड 6 था वो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स के लिए राउंड का अलॉटमेंट था। इससे पहले राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट से पहले जो TFWS के कैंडिडेट्स थे उसके अंदर भी राजस्थान के कैंडिडेट थे, तो उनको TFWS के अंदर भी सीट्स अलॉट हो गई थी। और उसके बाद जो राउंड 6 आया है इसके अंदर वो TFWS के कैंडिडेट्स भी होंगे और जिनको पहली बार यहाँ पर सीट अलॉट हुई है। तो इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पहले ही TFWS में सीट अलॉट हो गई होगी, और बाकी के जितने भी बचे हुए कैंडिडेट थे जिनकी अबाउ 8 लाख इनकम थी या फिर जिनको TFWS में सीट नहीं मिल पाई थी, उन सबको यहाँ पर राजस्थान स्टेट कैंडिडेट में अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस फिलिंग, आपने जैसी चॉइस फिलिंग की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सीट का अलॉटमेंट हुआ होगा। सो जैसा कि आपको पता है कि सीट अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो इस डेट को आ गया था, उसके बाद काफ़ी कम टाइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको दिया जा रहा है। सो बहुत जल्दी से जल्दी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली हैं। तो आज वीडियो बनाने की डेट पर जैसा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 29 थी, तो वो तो अब जा चुकी है। अब उसके बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट राउंड है वो अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट, इसके अंदर राजस्थान राउंड के अंदर एक तो मेन राउंड हो गया, ये वाला मेन राउंड हो गया। अब इस मेन राउंड के अंदर 2 सब राउंड हैं जिनको अपवर्ड राउंड मूवमेंट फर्स्ट और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड बोलते हैं। सो इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब देख लेते हैं। सो अभी लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट है वो 1 तारीख है, और जो लास्ट ड्यू डेट है अप्लाई टू अपवर्ड मूवमेंट सेकंड इज 7/8/2026 है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी, और फिज़िकल रिपोर्टिंग का जो स्टेटस है वो 12/8/2026 तक क्लियर हो जाएगा। एंड आपको इस डेट के बीच में 8/8 से 12/8 के बीच में अपने रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आपने कॉलेज फाइनल किया है, जैसे TFWS राउंड में अलॉट हुआ था, अगर आप वो रखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप फाइनली अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएंगे, या फिर आप इस राउंड के अंदर राजस्थान राउंड के अंदर जो आपको फाइनली अलॉटमेंट हुआ है तो आप उसमें चले जाएंगे। तो एट लास्ट जिस फाइनली अलॉटेड कॉलेज को आप रखना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और फाइनल फीस डिपॉजिट करानी है। तो उसका जो शेड्यूल है वो 8/8 से 12/8 के बीच में दिया हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप सभी ने अपना वहाँ पर चेक कर लिया होगा, तो जैसा मैंने बताया TFWS के कैंडिडेट थे जिनको TFWS में सीट अलॉट हुई थी, तो वो इस राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको अलग अलग जो काउंसलिंग फ़ीस है वो अलग अलग 10,000 डिपॉजिट करनी होगी। एक तो आपने 10,000 TFWS में डिपॉजिट कर दी होगी, अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी
पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको 10,000 अलग से पे करनी पड़ेगी। बट फाइनली तो आपको एक ही कॉलेज रखना है, तो वो जो फीस आप डिपॉजिट कर रहे हो वो एडजस्टमेंट उसका फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में हो जाता है, वो रीप के थ्रू कर दिया जाता है। और लेकिन उसके लिए आपको जो आपकी रिसिप्ट हैं वो कंसर्न रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी, और जिस भी कॉलेज में आप फाइनली रिपोर्टेड कर रहे हो तो वहाँ पर आप वो रिसिप्ट जो भी है वो वहाँ पर शो करोगे और उनको आपको बताओगे कि आपने पहले भी राउंड में फ़ीस जमा करा रखी है, और उनको रिसिप्ट दिखाने के बाद उनसे कंफर्म करोगे कि ये फ़ीस का एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा, तो वो आपको उसके बारे में बता देंगे। अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉलेज फ़ी ऑफ फाइनली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट। तो फाइनली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट में वो जो फीस है वो एडजस्ट हो जाती है। सो ऑल प्रीवियसली राउंड अलॉटेड स्टूडेंट्स इफ गेट्स अलॉटमेंट इन राजस्थान राउंड दे हैव टू पे सेपरेट सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आपको क्योंकि ये अलग राउंड है और वो अलग राउंड था, तो आपको सेपरेट एक्सेप्टेंस फीस तो आपको देनी होती है। उसके बाद जैसे ही आप रिज़ल्ट वगैरह चेक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल विंडो ओपन हो जाएगी, तो उसके अंदर आपको जिस राउंड के अंदर जो अलॉटमेंट होता जा रहा है, तो आपकी पर्सनल विंडो के अंदर आपके सारे अलॉटमेंट आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो TFWS में भी अलॉट हो गया, राजस्थान राउंड में भी अलॉटमेंट हो गया, तो आपकी सारी डिटेल्स आपको अपने क्रेडेंशियल डालने के बाद वहाँ पर आपको शो हो जाएगी कंप्लीट डिटेल्स। और उसके बाद यहाँ पर जो पे सीट एक्सेप्टेंस फीस का जो ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी कर देते हैं तो इसके बाद आप आगे की फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स डरते हैं, सर मेरे से गलत अपलोड हो गया, ये मेरे से नहीं टिक हुआ, या मेरा साइन यहाँ नहीं हुआ। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से दिक्कत खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, जब से रीप काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, आपके छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से नहीं होता है, और आपको बिना इन्फॉर्म किए हुए आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं करेंगे। जब तक उनके पास जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, जब तक उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से वो आपको नहीं कर सकते हैं। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या रीज़न है क्या नहीं है। सो आपको इतना ऐसे ईजिली काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं किया जाता है, अगर अपने एंड पर आप सही हैं और आपके छोटी मोटी कमियां हैं या उनकी वजह से नहीं किया जाता है। एंड जनरली अब यहाँ पर भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, यहाँ पर भी कॉलेजेस द्वारा फिक्स्ड रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अब ये सारा प्रोसेस, क्योंकि इसमें रीप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉलेज के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी कॉलेजेस तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपने पे सीट फीस एक्सेप्टेंस कर दी तो वो बिना डॉक्यूमेंट अपलोड करे भी आपको स्टेटस दे रहे हैं रिपोर्टेड। कुछ में डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी वो कंडीशनली रिपोर्टेड दे रहे हैं, और कईयों में अभी तक पेंडिंग ही शो कर रहा है। सो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत डीपली चेक करते हैं, और जो काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इतना डीपली ना चेक कर कई बार वो आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं कंप्लीटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो एक तरीके से उनके पास पहुँचे ही हुए हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो तो उनके पास पहुँचे ही हुए हैं, बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गए, 2-3 डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते हैं। तो इसके लिए वो क्वेरी जनरेट करते हैं, या तो क्वेरी जनरेट करके आप भेज सकते हैं, या फिर मैंने जो तरीका बताया था कि जो आपकी चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट के नीचे ही आप अटैच करके डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें भी फिर भी कोई कमी रह जाती है तो फिर भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, फिर भी आपको आगे के प्रोसेस के लिए कंसिडर किया जाएगा। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अप टू डेट होने चाहिए। तो वो जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर स्टूडेंट पीछे लाइन में खड़े हुए हैं और वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक पाई जाती है और काउंसलिंग अथॉरिटीज़ या कॉलेज वालों को कोई चांस मिलता है आपको किसी बड़े रीज़न की वजह से, छोटे मोटे रीज़न से फिर भी टाइम दे देंगे, बहुत लास्ट तक भी टाइम दे देते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा रीज़न है तो फिर आपको वहाँ से कोई वायलेशन हो रहा है एडमिशन के नॉर्म्स का आपकी वजह से, तो आपको उस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर करके फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को एंट्री दे देते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, इतना नहीं होता है। बट आपको फिजिकल राउंड, जब आप फिजिकल राउंड में रिपोर्टिंग करने जाएंगे उस टाइम तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम अप टू डेट होने चाहिए। या फिर इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में अगर आपको कॉलेज से कॉल आता है, क्वेरी आती है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर क्वेरी आती है तो क्वेरी पे रिस्पॉन्ड कर दो, कॉल आता है वो जिसके लिए कॉल के लिए बोल रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड कर लो। और फिर भी कोई आपको अपने सामने से क्वेरी करनी है तो आप डायरेक्टली आप कॉलेज से क्वेरी कर सकते हो, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप क्वेरी कर सकते हैं। सो मैंने बता दिया जैसे कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, हर कॉलेज का ये अपने अकॉर्डिंग देखता है। तो
अपने अकॉर्डिंग उनके अलग अलग यहाँ पर तो कुछ कुछ चेंजेस वो कर देते हैं। वैसे उनके पास सारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, आपकी फ़ी रिसिप्ट हो गई, ये सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं। आपसे बस ये फॉर्मेलिटी के बेसिस पर साइन करके वो चेकलिस्ट अपलोड कराई जाती है। लेकिन जैसा प्रोसेस है तो आप उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। आप अपनी तरफ से पूरे प्रोसेस को जैसा इनके वैसे तो इतने कोई क्लियर गाइडलाइंस रीप ने भी इशू नहीं कर रखे हैं, बट जो भी क्लैरिटी उसने दे रखी है जितनी, तो उसको तो आप कंप्लीट पूरा करें। जैसे उन्होंने चेकलिस्ट के लिए अपलोड करने के लिए बोला है तो अपनी साइड से पूरा कर दें, है ना। तो ऐसा भी है कि काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको भी वहाँ पर क्लियर कर दिया जा रहा है स्टेटस, क्योंकि टाइम का जो गैप है ना ये बहुत कम है और कॉलेजेस के पास कॉलेज इसके लिए बाउंड है। ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस गिवन टाइम ऑफ ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर उनको स्टेटस देना ही पड़ेगा। वो स्टेटस यहाँ पर देंगे ही। अगर नहीं भी देते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी अप्लाई हो रहा है। बच्चे अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर नहीं स्टेटस हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर हो रहा है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अप्लाई। तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको स्टेटस देना। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी साइड से फ़ीस पे कर दी है और आपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं। नहीं भी करे होते हैं तो भी कॉलेज को कंसिडर एक बार के लिए करना पड़ता है। आपसे कॉन्टैक्ट वो करेगा या फिर आपको क्वेरी जनरेट करेगा तो उस बिहाफ पर कर सकते हैं। जनरली किसी भी ऐसे छोटे मोटे रीज़न से फॉर्म रिजेक्शन या आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर जो राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होता है उसके मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो सीट अलॉटमेंट के 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, 3 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3। सो जो कैंडिडेट 1 है, गेट कॉलेज एंड ब्रांच ऑफ योर चॉइस इन अलॉटमेंट, सेटिस्फाई विद अलॉटमेंट। तो एक तो है कि उसको अपनी इच्छा की ब्रांच मिल गई, कॉलेज मिल गया, वो सेटिस्फाई है, तो आपको तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, कॉलेज में एडमिशन अपना कंफर्म करा लेना है। एक सेकंड कैंडिडेट है, नॉट गेट कॉलेज एंड ब्रांच ऑफ योर चॉइस इन अलॉटमेंट, नॉट सेटिस्फाई विद अलॉटमेंट। तो एक सेकंड कैंडिडेट है, उसको ब्रांच वगैरह मिल गई, कॉलेज, बट वो ना तो ब्रांच से सेटिस्फाई, कॉलेज से किसी से सेटिस्फाई नहीं है, वो नहीं जाना चाहता। जो भी उसको कॉलेज अलॉट हुआ है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपके पास चांस है कि आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन है तो। और एक तीसरा कैंडिडेट है कि नॉट गेट एनी कॉलेज एंड ब्रांच इन अलॉटमेंट, आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, आपने उतनी सफिशिएंट नंबर चॉइस फिल नहीं करी थी तो इसलिए आपकी चॉइस एग्जिस्ट हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है चॉइस एग्जिस्ट वालों को। आपको अपवर्ड राउंड के अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा उसको आपको चेक करना है, और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का जो रिजल्ट आएगा उसको आपको चेक करना है कि आपको उसमें कुछ अलॉटमेंट हुआ या नहीं। सो कैंडिडेट फर्स्ट का तो सिंपल सा केस है, इनको तो वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ही लेना है। अगर इनको कॉलेज मिल गया है, ब्रांच ऑफ चॉइस सेटिस्फाइड द अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, 10,000 की फीस, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। तो अपलोड आपको रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करने, आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फी रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग चेकलिस्ट। फिर उसके बाद आपको स्टेटस वहाँ पर मिल जाएगा। थोड़े टाइम बाद आप अपनी स्टेटस चेक करेंगे। सो कॉलेज आपको वेरीफाई कर देगा तो स्टेटस दे देगा, और नहीं भी देता है तो इसमें आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर भी अगर आप चाहें तो कॉलेज वालों को फ़ोन पर बात कर उनको याद दिला सकते हैं कि सर मेरा अभी तक पेंडिंग चल रहा है। अलॉटेड कॉलेज में और मे नॉट गिव सम रिमार्क, नोटिफिकेशन डू अकॉर्डिंगली रिपोर्टेड, कंडीशनली रिपोर्टेड। तो कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, कई बार टाइम लगाते हैं, बट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इस एंड पर आप कुछ नहीं कर सकते, ये उन्हीं के एंड पर है। तो इस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहाँ पर डन हो जाती है, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रेडी रखने हैं, अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए। तो आपका यहाँ पर इस स्टेज में आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। बस आपका फाइनल एक स्टेज है, और उसके अंदर आपको फाइनली इसके अंदर एक जो फाइनल स्टेज है इसके अंदर आपको फाइनली आपको कॉलेज को यहाँ पर रिसीव कर लेना है, कॉलेज को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नंबर सेकंड है। तो कैंडिडेट नंबर सेकंड को क्या करना है यहाँ पर, मतलब उसको जो कॉलेज मिला है या ब्रांच मिली है उसको नहीं मिला है अपनी पसंद का। तो मैंने आपको बताया कि जो अपवर्ड मूवमेंट है यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। सिर्फ गिनती के ही बच्चे, मुश्किल से मैं कहूँ तो मुश्किल से 5-10% ही अपनी अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई होते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा शफलिंग होती है, और अपवर्ड मूवमेंट 2 तक तो बहुत ज़्यादा शफलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट अप्लाई करता है अपर की चॉइसेस के लिए, क्योंकि हर कोई जो चॉइस मिली हुई होती है उससे ऊपर वाली चॉइस चाहता है। तो हर कोई स्टूडेंट अपनी ऊपर वाली चॉइस चाहता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं।
तो अभी जिस स्टूडेंट को जो मिला हुआ है वो तो नहीं रहने वाला। अगर वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पूरे चांसेस होते हैं कि उसको ऊपर की चॉइसेस मिल जाएं। बात कर रहे हैं स्पेशली जो टॉप के ऊपर के कॉलेज और ब्रांच होते हैं उनके केसेस में हम ये बात कर रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट जो नहीं है सेटिस्फाई तो उनके पास अपवर्ड राउंड का एक चांस है। तो अपवर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर भी आपने कर भी लिया होगा काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपवर्ड के लिए, तो इसके लिए भी आपको 10,000 का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करना पड़ेगा, 10,000 की फ़ी पे करनी पड़ेगी, वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर चेकलिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद वही कॉलेज के स्टेटस वगैरह देता है नहीं देता है उसको आपको देखना होगा। आपको भी देगा, नहीं भी देता है तो डायरेक्टली जो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो एक्टिव हो जाता है, डायरेक्टली भी हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि इसने हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं और इतना कोई क्लियर गाइडलाइंस है नहीं, तो ऐसी कोई फिक्स्ड नॉर्म्स भी नहीं है कि तो किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, तो यही सब रीप के अंदर चलता है। तो ऐसा इन्होंने अपना मेंशन कर रखा है ये कि ये करना ज़रूरी है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, स्टेटस मिलना ज़रूरी है। बट बिना स्टेटस मिले भी अपवर्ड मूवमेंट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट बिना स्टेटस के भी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट से सेटिस्फाई हैं तो आपको अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट में जो मिल जाएगा तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करिए और फाइनली जो आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्ट करना है जब फिजिकल वेरिफिकेशन का राउंड स्टार्ट होगा तब। तो ये अपवर्ड राउंड वर्क कैसे करता है? सपोज अभी आपको 9 नंबर की चॉइस पर कॉलेज अलॉट हुआ है और उसके बाद अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो बस एक टिक मार्क करना पड़ता है। अपनी क्रेडेंशियल्स आप इन करेंगे, रीप की वेबसाइट पर जाकर आपको टिक मार्क करके OTP देकर ये कहना है कि हाँ मैं अपवर्ड मूवमेंट करना चाहता हूँ, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो मान लीजिए आप 9 नंबर की चॉइस जो आपने फिल करी थी उस पर आपको कॉलेज मिल गया, इससे सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर की जो चॉइस है जहाँ पर सीट वैकेंट हो जाएगी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपकी मेरिट फिक्स बैठेगी उसके अकॉर्डिंग ऊपर की चॉइसेस में से आपको कुछ भी अलॉट हो सकता है। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि SKIT के ऊपर वाला जस्ट ये वाला ऊपर वाला ही अलॉट हो या ये ऊपर वाला अलॉट हो। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई भी अलॉट हो सकता है। सो बेस्ड ऑन योर रैंक एंड कैटेगरी इफ सीट वैकेटेड फ्रॉम योर हायर चॉइसेस यू मे गेट इन अपवर्ड राउंड ओनली, अपर चॉइसेस नॉट लोअर। तो ये ध्यान रखें कि ऊपर की चॉइसेस जो आपको एट प्रेजेंट मिला है उसके ऊपर की चॉइसेस ही मिलने वाली हैं, नीचे की नहीं जाता है। ऊपर में से ही कुछ आपको बेस्ट मिलने वाला है। तो ये मैंने बता दिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरीके से अपवर्ड राउंड क्या हो गया, एक स्पिनिंग व्हील की तरह हो गया। स्पिनिंग व्हील को घुमाएंगे तो ऊपर की ये सारी, मान लीजिए ऊपर आपकी ये सारी चॉइसेस फिल की हुई है, तो ये स्पिनिंग व्हील किसी पर भी आकर जैसे रुक सकता है, तो ऐसे ही आपकी जो अपवर्ड राउंड की जो सीट है वो किसी भी पर भी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, अब किस पे रुकेगी वो मेरिट पर डिपेंड करता है। वो अभी हम इसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो वो किसी पर भी आकर रुक सकता है, तो फिर वही आपको अलॉट हो जाएगा। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट में आपका अलॉटमेंट चेंज हो जाएगा तो जो पुरानी सीट है वो आपकी ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाती है, वो चली जाएगी पुरानी सीट और आपको नई सीट मिल जाएगी। फिर आप पुरानी सीट को क्लेम नहीं कर सकते। तो अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपको नया कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर पुरानी सीट आपकी हट जाएगी और आपको फिर नई सीट पर ही रिपोर्टिंग करनी होगी और नई सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पुरानी नहीं रहेगी। और मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट में कुछ नहीं मिला तो आपकी पुरानी जो सीट है वो एकदम सेफ रहेगी। सो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिपेंडेंट ऑन रिपोर्टिंग स्टेटस। रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, 10,000 पे किया है तो आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इन द स्टेटस ऑफ रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड, ये ऐसा ब्राउजर में लिखा हुआ है, बट आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी डायरेक्टली अपवर्ड में अप्लाई हो रहा है। तो देयर इज़ नो नीड टू डिपॉजिट द सीट स्टूडेंट फी फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट। अब आपने एक बार इस राउंड के अंदर, राजस्थान राउंड के अंदर अगर आपने एक बार 10,000 पे कर दी है तो फिर इसके बाद कितने भी अपवर्ड मूवमेंट होंगे, कितने भी अलॉटमेंट होंगे, तो फिर आपको 10,000 बार बार पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बाई चांस मान लो लास्ट तक भी आपको अपवर्ड मूवमेंट से कोई भी सेटिस्फाई, आप अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये जो 10,000 है ये रिफंड हो जाते हैं। इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर आपको ये फीस रिफंड कर देंगे। अगर नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारे राउंडों में 10,000 फीस जमा कर रखी है, तो फाइनली अलॉटेड कॉलेज में वो एडजस्ट हो जाती है, आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाती है। सो रीप अपने पास इसमें से कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस कट करके रख लेता है और मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम 700 800 या 1000 तक अपने पास काट कर बाकी का अमाउंट आपको रिफंड कर देता है या फिर आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। सो उसके बाद अपवर्ड राउंड है वो जो वर्क कैसे करेगा, हाउ अपवर्ड राउंड वर्क्स। तो जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, एज सिंपल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अलॉटमेंट कॉलेज ब्रांच यू कैन ट्राई फॉर अपवर्ड मूवमेंट इफ यू थिंक योर चॉइसेस आर गुड। अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड तो अपवर्ड मूवमेंट पे जा सकते हैं। सो आपको हायर चॉइसेस में ही कुछ मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो। उसके बाद
अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो वही 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज आपको स्टेटस देता है नहीं देता है तो भी आप फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और रीप वेबसाइट पर कैंडिडेट पैनल में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंक मिलेगा कैंडिडेट पैनल के अंदर, आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर अपना एडमिशन फॉर्म नंबर इंसर्ट करोगे, पासवर्ड इन करोगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। तो ऊपर लिखा रहेगा कन्फर्मेशन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट बाय द कैंडिडेट। तो यस, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, एट प्रेजेंट आपको कौन सा कॉलेज ब्रांच वगैरह मिली हुई है, और आपको इसमें टिक कर देना है। आपके पास OTP आएगा, OTP बस कन्फर्मेशन के लिए होता है और कुछ नहीं करना होता अपवर्ड मूवमेंट में। तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो प्रेजेंट ब्रांच है उसके चेंज होने के। सो दो केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, एक तो कॉलेज चेंज हो जाएगा और एक नो चेंज। अगर चेंज नहीं होता है तो आपकी जो प्रीवियस सीट है वो सेफ़ रहेगी, और इस केस में अगर आपको प्रीवियस कॉलेज ही रहता है तो उसके अंदर जनरली रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर भी आप कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है। रीप के बार बार कुछ ना कुछ चेंज कॉलेज टू कॉलेज अपने आप चेंज कर लेते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि जहाँ पर भी डाउट हो, क्योंकि अब ये कॉलेज के थ्रू ही सारा प्रोसेस हो रहा है, तो कॉलेज से हर राउंड पे आप कंफर्म कर सकते हैं। उनके गिवन नंबर्स पे आपको उनके नंबर भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा केस है कॉलेज चेंज हो गया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा न्यू अलॉटेड कॉलेज में। तो आपको बस ओनली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वैसे देखा जाए तो, और आपको 10,000 अमाउंट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये है कि जो आपकी प्रीवियस सीट थी वो सेफ़ नहीं रहती है, वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपकी नई सीट अलॉट हो गई, तो प्रीवियस जो सीट है वो नहीं बचेगी आपकी प्रीवियस सीट। तो ये सिंपल सा फंडा है अपवर्ड राउंड का। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि गेट कॉलेज ऑफ माई चॉइस, मतलब आपको अभी कॉलेज तो अपनी पसंद का मिल गया बट ब्रांच नहीं मिली, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये पूरा आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, बट इस केस में मैं अपना व्यू भी दे सकता हूँ। मान लिया आपको कॉलेज तो अच्छा मिल गया, ब्रांच अच्छी नहीं मिली, तो ब्रांच चेंज करने का आपको उसी कॉलेज में एक चांस मिलता है बेस्ड ऑन मेरिट, वो भी मेरिट बेस पर ही होता है, जिसको इंटरनल स्लाइडिंग बोलते हैं। तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी ब्रांच चेंज के लिए ट्राई कर सकते हो, और काफ़ी चांसेस होते हैं कि वहाँ पर चेंज होने की पॉसिबिलिटी, बट ये सब कुछ आपकी मेरिट पर डिपेंड करता है। फुल श्योरिटी वहाँ पर भी नहीं है, तो वहाँ पर आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीशन के बाद भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पर आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज तो आपकी चॉइस का मिल गया बट ब्रांच नहीं मिली, तो आप एक कॉलेज को पकड़ लीजिए। जैसे MBM मिल गया आपको, तो MBM के अंदर आपको क्या है कि कॉलेज तो मिल गया बट ब्रांच अच्छी नहीं मिली, तो आप इस पे रिस्क ले सकते हैं कि आप इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर अपनी ब्रांच चेंज कराने के लिए ट्राई करो। इंटरनल स्लाइडिंग में नहीं हुआ तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीशन करके अपनी परसेंटेज वगैरह स्कोर कर उसके बेसिस पर भी ट्राई कर सकते हो। अब तीसरा कैंडिडेट का केस है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, नॉट गेट एनी कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटेड, चॉइस एग्जॉस्टेड। तो वाई चॉइस एग्जॉस्टेड, एक तो आपने उतनी सफिशिएंट नंबर ऑफ चॉइसेस वहाँ पर फिल नहीं की, नॉट फिल्ड कॉलेज चॉइसेस एज पर योर रैंक सुटेबिलिटी, है ना, फिल्ड लेस नंबर ऑफ चॉइसेस ओनली ऑन टॉप कॉलेज, यही आपने फिल किया है। तो इस वजह से आपकी क्या हो जाती है, चॉइस एग्जॉस्टेड हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको जब अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उसमें आपको चेक करना है क्या कुछ अलॉट हुआ। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का रिजल्ट चेक करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है इस राउंड के अंदर, ना तो आपको 10,000 पे करने हैं, आपको 10,000 वगैरह पे कुछ भी नहीं करने। आपको बस अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का वेट करना है। हो सकता है आपको अपवर्ड मूवमेंट में सीट वैकेंट होने पर आपकी जो चॉइस फिलिंग है उसमें कुछ मिल जाए। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट सेकंड के रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट यही कैंडिडेट हैं, नॉट गेट एनी कॉलेज ब्रांच इन अलॉटमेंट, चॉइस एग्जॉस्टेड है, ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपवर्ड राउंड्स। तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं इस तरह के कैंडिडेट्स अपवर्ड राउंड्स के लिए। आपको अभी कुछ भी पेमेंट वगैरह नहीं करना है, किसी भी तरह की पेमेंट आपको नहीं करना है। तो जब आपका अपवर्ड राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा सेकंड का, तब आपको चेक करना है। इफ गेट्स द अलॉटमेंट अपवर्ड राउंड देन द सेम प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर आपको अपवर्ड राउंड में मिल जाता है तो जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड ने रिपोर्टिंग के लिए जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था वो आपको भी करना पड़ेगा। आपको 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है देन यू आर आउट ऑफ द रीप काउंसलिंग। अगर आपको अपवर्ड फर्स्ट और अपवर्ड सेकंड में भी नहीं मिलता है तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे। अब आप काउंसलिंग प्रोसेस से नहीं, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा डायरेक्ट एडमिशन का, या फिर आप अदर कोर्सेज के लिए अदर कोर्सेज में एडमिशन लें बेस्ड ऑन योर सुटेबिलिटी।
सो जैसा कि मैंने बता दिया कि अपवर्ड मूवमेंट का ये शेड्यूल वगैरह ध्यान में रखना है। तो जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का केस था तो उन लोगों को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट अपवर्ड का फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा आपको 2 तारीख को रिजल्ट देखना है, और अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट सेकंड का रिजल्ट देखना है। तो सीट अलॉटमेंट अपवर्ड का 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुछ मिला कि नहीं मिला। सो रिपोर्टिंग ऑनलाइन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चेकलिस्ट कैसे फिल करनी है वो भी बता रखा है, क्या क्या आइडियाज़ हैं वो बता रखे हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी मैंने बता रखा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, टीसी का क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखी हैं। और नेक्स्ट मैं आपका एक डाउट का वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे मतलब रिपोर्टिंग के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो के अंदर भी मेंशन कर देना आपके और क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो उसको मैं सभी के कॉमन डाउट्स को लेकर एक वीडियो बनाकर आपको सारे आपके डाउट्स को वहाँ पर उस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो मैं ये बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको भी 10,000 पे करनी पड़ेगी। आपका ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको लॉगिन करना है, जो लिंक दे रखा है, अपना फॉर्म नंबर इंसर्ट करना है, पासवर्ड इंसर्ट करना है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है, उसके बाद ये अपलोड डॉक्यूमेंट का एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा, कॉलेज वाले हैं वो स्टेटस देंगे। यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो चेक करते रहें कि कॉलेज ने आपको कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है। अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो वेरीफाई और पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो रीप की जो मेन वेबसाइट है उस पर भी एक पेमेंट का लिंक का दे रखा है, अगर पेमेंट फेलियर आ रहा है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर का भी लिंक मिल जाएगा कि डाउनलोड करने का, वो भी डाउनलोड, फिर जो फ़ी रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड करने का उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर ही रहे हैं अपवर्ड में, और अभी आपने पहले भी ये करके देख लिया होगा तो इसमें भी कोई इतना खास वो नहीं है। फिर ये जो चेक लिस्ट है मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे फिल करना है, उसकी भी कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो में अलग से बता रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, मेरी चैनल को स्क्रॉल कर देखेंगे तो आपको वो सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो कॉलेज का जो नोटिफिकेशन है वो ये रिपोर्टेड, कंडीशनली रिपोर्टेड, पेंडिंग और कैंसिल। ये तो बहुत रेयर है, कैंसिल तो करता नहीं है, काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रहता है। अदरवाइज रिपोर्टेड नहीं तो कंडीशनली रिपोर्टेड देता ही है। मैंने बता दिया रिजेक्ट नहीं करते हैं आपके फॉर्म को, रेयर केस में ही रिजेक्ट किया जाता है, नहीं अदरवाइज रिजेक्ट नहीं किया जाता। उसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी जनरेट होती है तो क्वेरी जनरेट करके आप उसका यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर चूज़ फाइल वगैरह आपको अपलोड कर देनी है, तो उसके थ्रू आपको डॉक्यूमेंट अगर क्वेरी जनरेट करके मांगे जाते हैं तो वो आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी डन हो जाएगी। और इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको अपवर्ड कैसे करना है और आपको पूरा इस प्रोसेस के अंदर, राजस्थान राउंड के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो सब मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड जो ऑनलाइन फ़ी रिफ़ंड के रूल्स हैं, तो अब जो भी 10,000 का अमाउंट पे कर रहे हैं उस अकाउंट से पे करें जो आपका खुद का अकाउंट हो या आपके पेरेंट्स का हो, क्योंकि ये 10,000 का अमाउंट उसी में रिफ़ंड होगा जो आपका जिस अकाउंट से ये पैसा रिमूव हुआ है, जिस अकाउंट से पैसा रिमूव हुआ है उसी में ये वापस आकर क्रेडिट होगा। तो फॉर अ रीज़न कभी आपको अगर एडमिशन कैंसिल कराना पड़ा या कोई ऐसा होता है तो रीप के थ्रू अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इसमें से कुछ पैसा डिडक्ट करके वो लगभग 9,000 या 9,200, 700-800 काट के वो आपका पूरा पैसा यहाँ से रिफ़ंड कर देते हैं। और अगर ये कॉलेज में एडजस्ट होना है तो आपकी फ़ीस रिसिप्ट संभाल कर रखें। तो जो भी न्यू कॉलेज है वहाँ पर फ़ीस रिसिप्ट दे दें और कॉलेज से कंफर्म कर लें जब भी आपको मतलब नए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं अपवर्ड में कि वो इस 10,000 को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करते हैं तो फिर आपको रीप के थ्रू ये रिफ़ंड करने के लिए रीप वालों से बात करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में एक आइडिया लग गया होगा। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।